अच्छा, हमारा वाला वेरिएंट है, स्टार्ट करने की करते हैं इसको। टॉपिकल बुक खत्म हो जानी चाहिए थी आप लोगों की अब तक, उससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। चले, इन विच सिचुएशन आर दीज डेफिनेटली पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कब होती है यार? जब सोशल बेनिफिट एक्सीड करता है प्राइवेट बेनिफिट को, तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आ जाती है, जो आप लोगों को एमएसबी एमएससी मैंने बताया। A cost benefit analysis is carried out on the construction of a hydroelectric power station. Which combination of circumstances would be most likely to lead to the scheme being approved? बेटा स्कीम सिर्फ तभी अप्रूव, अच्छा कुछ सवाल होते हैं बेसिक, बहुत आसान से जनरल, इसके अंदर आपको बस नॉलेज चाहिए होती है। देखो, गवर्नमेंट कोई भी स्कीम क्यों अप्रूव करेगी? उसके बेनिफिट ज्यादा होंगे, उसकी कॉस्ट कम होगी, लॉजिकल सी बात है। सोशल बेनिफिट ज्यादा होंगे सोशल कॉस्ट से, तो हमारे पास सीधा सीधा सभी आंसर। What does not pose a threat to the achievement of allocative efficiency? एलोकेटिव एफिशिएंसी कब होती है? जब हमारा एमएसबी और एमएससी दोनों बराबर नहीं होते। सही है, तो एक्सटर्नल बेनिफिट या एक्सटर्नल कॉस्ट आ रही होती है। अब इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर, इससे एक्सटर्नल बेनिफिट हमारे पास एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, उसने नॉट पूछा हुआ है। इनकम इनइक्वालिटी आंसर है इसका। सी पे आए, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी ये भी होता है, मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट ये भी हमारे पास वेलफेयर लॉस क्रिएट कर रहा होता है। अच्छा, क्वेश्चन 4, the diagram shows the budget line and indifference curve. The diagram shows the budget line and indifference curve. The consumer's initial position is T. अपन लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। The price of good X then falls. ठीक है जी, price decrease है केस है। Which combination of statement about the movement in this diagram is correct? आए जरा। T to Q, T से लेके Q तक हमारे पास perfectly elastic, गलत बात। परफेक्टली इन इलास्टिक शो करता है, जो हमारे पास नेसेसिटी गुड होता है, जिसकी पीईडी 0 होती है। ठीक है, अच्छा ये तो नहीं होता। आगे टी टू आर, टी टू आर अपने पास क्या आ रहा है भाई? टी टू आर अपने पास इनकम अफेक्ट शो कर रहा है। टी टू आर अपने पास इनकम, सही बात है, इनकम अफेक्ट शो कर रहा है। आर टू एस रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, गलत बेटा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारे पास टी टू यू आ रहा है। आगे टी टू यू रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक बात है। टी टू क्यू रिप्रेजेंट्स नॉर्मल गुड, गलत बात बेटा, नॉर्मल गुड आगे की तरफ आ रहा है, एस के ऊपर आ रहा है। टी टू यू रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। और यू टू पी रिप्रेजेंट्स इनकम इफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात। आंसर आपका डी बन जाए। 5 पे आओ। The diagram shows various combinations of apples and rice which are potentially available to consumer. If standard indifference curves are added to the diagram, they would show that the consumer is indifferent between combination X and combination W. ठीक हो गया। What can be concluded? हमारे पास सवाल में बोलता है कि कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन कॉम्बिनेशन Y एंड कॉम्बिनेशन Z। बोलता है कॉम्बिनेशन Y डिफरेंट है, कॉम्बिनेशन Z जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। कंज्यूमर इज इंडिफरेंट यानी कि वो एक ही कर्व पे मूवमेंट कर रहा है, वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि जो Y और Z है ना, ये ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसकी कोई इंडिकेशन हमारे पास नहीं है। फिर बोलता है Z और W ऐसे बन रहे हैं, इसकी कोई इंडिकेशन हमारे पास नहीं है। कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन Y टू कॉम्बिनेशन X, ये बात वो बोलता है। ठीक है, और लास्ट बोलता है कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन Z टू कॉम्बिनेशन W। अब सुनना जरा, if standard indifference curves are added to the diagram, they would show that the consumer is indifferent between combination X and combination W। यहाँ पर उसने आपको बोला है कि असल में जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ना, वो ये चल रहा है, कॉम्बिनेशन X एंड कॉम्बिनेशन W का। ठीक है, ये आईसी हमारा चल रहा है। अब द कंज्यूमर प्रेफर कॉम्बिनेशन Z टू कॉम्बिनेशन W, ये आंसर करेक्ट है। वजह पता है क्या है? कि ये हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व आ गया, और अब याद करो मैंने कहा था कि जितना मैं ओरिजिन से आगे बढ़ता रहता हूँ, जितना मैं ओरिजिन से आगे बढ़ता रहता हूँ, इंडिफरेंस कर्व की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 थी तो यहाँ पे 60 होगी, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? मैं तो वो यूज करूंगा ना जिसकी वैल्यू ज्यादा है। समझे बात को? तो इसीलिए कॉम्बिनेशन Z को प्रेफर करेगा देन कॉम्बिनेशन W। समझ गए? 6 पे आओ। The schedule shows the short-run marginal cost of producing good X. Given that the total fixed cost is $50,
विच लेवल ऑफ आउटपुट मिनिमाइजेस एवरेज टोटल कॉस्ट। जी 6 के ऊपर हम लोग हैं, आइएगा जरा। बोलता है कि भाई हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम करनी है हमने, और मिनिमम किस यूनिट के ऊपर होगी, इसको जरा देखें। हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 50, सही है। 50 प्लस 45 कितना हो गया भाई, यूनिट 1 के ऊपर कितनी हमारे पास कॉस्ट आ गई है, हमारे पास आ गई है 95। यूनिट 2 के ऊपर हमारी मार्जिनल कॉस्ट 40 थी, और ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, सॉरी प्लस 50 90, ठीक हो गया 80 और 70 और 70। आप इस तरह इसको डिवाइड करके देख लें, डिवाइड करते रहें, सबसे कम एवरेज कॉस्ट है वो 5 पे आ रही होगी। इसका आंसर डी है। 5 को 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा होगा, 14 आ रहा होगा मेरे ख्याल में। यहाँ सर पे इसको ऐसे नहीं करेंगे कि पिछली कॉस्ट को भी ऐड करेंगे, जैसे फर्स्ट वाले का 50 + 45 है, फिर सेकंड यूनिट पे 50 + 45 + 40, ऐसे नहीं होगा? नहीं नहीं, देखो ना उसने तो आपको लिख के दे दिया ना कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट्स दे दी ना आपको। मार्जिनल कॉस्ट आपके पास टोटल 40 आ गई तो टोटल। सर हम पिछली कॉस्ट को मतलब वो पर्सपेक्टिव में नहीं लेंगे जो यूनिट 1 की थी? नहीं नहीं, देखो ना आप उस तरह करके देखो जिस तरह आप कह रहे हो, ओके, ठीक ठीक। करके देखो, उसमें भी लोएस्ट यही आ रहा हो, उसको भी करके देख लो आप। हाँ सर, सही सही। सही है, 7 पे आ जाओ। What must be found in two market for price discrimination to be profitable? जी प्राइस इलास्टिसिटी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होती है जब दो कंज्यूमर्स की पीडी डिफरेंट होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होती है ना। सही है, ये आंसर है इसका। पीएस का तो कोई गेम ही नहीं होता, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये तो नॉर्मल मार्केट का नॉर्म है कि भाई डिफरेंट प्रोड्यूसर होते डिफरेंट प्रोडक्ट होती है, उससे तो कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। A firm maximizes profit by maximizing its total revenue. What does this imply? 8 पे हम लोग बैठे हुए हैं बेटा, जहाँ पे मार्जिनल जीरो होती है वहाँ पे टोटल मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब उसने बोला है कि वो अपने फर्म मैक्सिमाइज कर रहा है अपने प्रॉफिट्स को, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने ही कर रहा है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज जीरो, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, एक नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, सही है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्जिनल कॉस्ट इज जीरो और मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो मेरी बात सुनो, ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट आ गई, मिरर पिक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे अपने पास आ गई है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर ये मिनिमम पे है तो ये कहाँ पर बैठा हुआ है, ये मैक्सिमम पे बैठा हुआ है, सही है। और दूसरी बात, जहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे जीरो होती जा रही है ना, तो हमारा रेवेन्यू भी, हमारा प्रॉफिट क्या होता रहेगा, हमारा प्रॉफिट इन दी एंड आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसने बोला फर्म वांट्स टू मैक्सिमाइज, और एक बात याद करो, ये एमसी आती है, ठीक है, और ये अपने पास एम आर, सॉरी क्या था, ये एमसी आ गई और ये अपने पास एम आर आ गई ना। तो जहां पर एमसी इक्वल्स टू एम आर होता है वहीं पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा होता है। तो उसने ये बात आपसे पूछी है कि भाई इन चारों ऑप्शंस में से कहां पर मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवा रहा हूँ, जहां पे मेरा एम आर जीरो होगा वहां पे टी आर मैक्सिमम होगा, सही है। और यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट हमारी मिनिमम के ऊपर चल रही होगी, जीरो पे चल रही होगी, तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। Technological change reduces the minimum efficient to scale of production in an industry. What is likely to result? बोला टेक्नोलॉजिकल हमारे पास चेंज है जिससे हमारे पास MEC वाला पॉइंट चेंज हो गया, मिनिमम एफिशिएंट टू MES वाला पॉइंट सॉरी चेंज हो चुका है। अब हमारे पास जाहिर सी बात है कि यार फर्म का साइज ग्रो हो रहा है और वो इकोनॉमी उस की तरफ जा रही है। अच्छा, increase number of firms and increase size of firms, increase number of firms and reduced size of firms, ठीक है। reduced number of firms and increase size of firms, reduced number of firms and reduce size of firms। देखो पहले तो मेरी बात सुनो, टेक्नोलॉजी जब अपने पास आती है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आती है, और बहुत से प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो कि मार्केट में एंट्री करते हैं, क्योंकि उनको जब एक नई मशीन का पता चलता है तो नए लोग मार्केट में एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो रिड्यूस वाले तो दोनों गलत, आंसर ए या बी में से एक, इंक्रीज नंबर ऑफ फर्म्स, रिजल्ट ये फर्म्स बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, पहले मेरा मार्केट जो था, मार्केट का रेवेन्यू 100 था, हम दो बंदे ऑपरेट करते थे, तो हमारा मार्केट शेयर कितना आ गया, 50 और 50, सही है। अभी भी मार्केट हमारे पास 100 की है लेकिन बंदे हमारे पास 4 हो गए, तो मार्केट शेयर किस तरह चला गया, 25 25 25 और 25, ठीक है। अगले साल 100 का मार्केट है, बंदे 10 हो गए हैं, तो 10 10 का शेयर आ जाएगा हमारे पास। तो वो ये बात आपसे बोल रहा है
कि जो आपके पास नंबर ऑफ फर्म्स तो बढ़ेंगी, लेकिन हर फर्म का साइज क्या होता रहेगा, हर फर्म का साइज जो है वो कम होता रहेगा। ठीक है। The diagram shows the cost and revenue for a firm in an imperfect competition, which level of output would produce only normal profit. Normal profit बेटा यहाँ पे ऑपरेट होगा ना हमारे पास 10 के अंदर, ये रहा, जहाँ पे हमारे पास एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू आती है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन वाला। What would be a reason why small firms do not survive? आ जाए, ए को छोड़ दें। स्मॉल फर्म्स ऑफन सप्लाई पर्सनल सर्विस, बेटा ये तो इनका वो है ना, गुड पॉइंट है, इनका पॉजिटिव पॉइंट है, इसकी वजह से तो इन लोगों को एज मिलता है, बी नहीं होगा। Small firms often supply products the size of the market for which is limited, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। Small owner managed firms involve less risk, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। In certain industries there are economies of scale, बोलता है कि जो हमारे पास दूसरी इंडस्ट्रीज होती है, इसका मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली हो गया, इनके अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रही होती है, इसकी वजह से भी कॉस्ट कम हो जाती है, हमारी कॉस्ट के ऊपर हमें कंट्रोल नहीं होता, कॉस्ट बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो बिजनेस बंद हो सकता है। What is the implication of a dominant oligopoly firm following a limit pricing policy? Price limit कर दिया उसने। The industry will be restricted to a target number of firms. The industry will contract as rival oligopolies are eliminated. The oligopolist will achieve a satisfying level of profit. The oligopolist will sacrifice short-term profit for long-term profit. Long-term profit. एक सेकंड। अच्छा, 12 पे देना। हाँ, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ डोमिनेंट ओलिगोपोली लिमिट प्राइसिंग। देखिए, लिमिट प्राइसिंग की पॉलिसी आप लोगों को वैसे ही पता होगी। लिमिट प्राइसिंग का मतलब होता है प्राइस को कम कर देना, ताकि जब नया बंदा मार्केट के अंदर एंट्री मारे तो उसकी जाहिर सी बात है कॉस्ट ज्यादा होती है, तो आपने प्राइस कम कर दी तो उससे भी मजबूरन कम प्राइस से बेचना पड़ेगा, और उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हैं और सर्वाइवल के चांसेस हैं कम हो जाते हैं। The industry will be restricted to a target number of firms. The industry will contract as rival oligopolists are eliminated. बेटा rival oligopolists मार्केट में बैठे हुए, वो भी 3-4 बड़ी फर्म्स में से एक आती हैं, तो वो तो नहीं फौरन से निकल सकती ना भाई। The industry will restrict to a target number of firms. देखिए, मार्केट उतनी ही रहेगी, टारगेट नंबर ऑफ फर्म, हमारी कोई मार्केट छोटी थोड़ी हो जाएगी, हमारी मार्केट उतनी ही रहेगी जितनी थी, बस हम लोग नए बंदों को एंट्री नहीं करने थे। सही है। अच्छा, the oligopolist will achieve a satisfying level of profit। बेटा वो यहाँ पर भी MC is equals to MR पे ही ऑपरेट करेगा, वो प्रॉफिटेबिलिटी पे कभी भी अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। The oligopolist will survive short term profit for long term profit। बोलता है सेक्रीफाइस, बोलता है कि यार आगे की सोचो, अगर कोई नया बंदा मार्केट में आ गया और वो आगे जाके बड़ा हो गया, तो भाई वो तो खतरा है ना बिजनेस के लिए, उसको निकालो पहले, शॉर्ट टर्म में देखी जाएगी जो हो रही है, पहले लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। तो वो ये बात करता है इसके अंदर। Transport economists estimate that the price elasticity of demand for private car is very low, यानी कि inelastic है। What will be the most effective way of reducing road traffic congestion? Inelastic demand हमारी गाड़ियों की आ रही है, ठीक है, और जो है बोलता है ट्रैफिक कंजेशन, जो रोड पे रश वगैरह है वो हमने कम करवाना है। ए बोलता है बैनिंग प्राइवेट कार्स एंड लॉरीज फ्रॉम टाउन सेंटर्स, कह सकते हैं जब आप प्राइवेट कार को, अब देखो ना, आप टैक्स लगा दोगे, इनलास्टिक डिमांड है, लोग तो फिर भी यूज करेंगे, अगर आप बैन कर दोगे तो वो यूज ही नहीं कर पाएंगे। सही, ए हो सकता है। इंट्रोड्यूसिंग अ सब्सिडी टू लोअर द प्राइस ऑफ यूजिंग बाईसाइकिल। बाईसाइकिल पे एक बंदा बैठता है, गाड़ी में 10 बंदे बैठ जाते हैं, बेवकूफों वाली बात कर रहा है। इंट्रोड्यूसिंग रोड प्राइसिंग ऑन ऑल मेन रोड्स। बेटा रोड प्राइसिंग, डिमांड हमारी क्या है, इन इलास्टिक है, तो अगर आप प्राइस लगा भी दोगे उससे कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी गाड़ी निकालेगा। सब्सिडाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज ट्रेन एंड बसेस, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारी डिमांड ही इलास्टिक है ना। आप दूसरे को वो चीज मुफ्त में दे दो, वो नहीं लेगा। जब तक आप बैन नहीं करोगे तब तक लोग जो है वो इसको यूज करना नहीं छोड़ेंगे। What would help to explain why there was reduction in wage inequality in a country during the post
2008 इकोनॉमिक रिसेशन। बोलता है कैसा क्या हुआ था हमारे पास जिसकी वजह से वेजेस इनइक्वालिटी हमारे पास कम हो गई थी, यानी कि हर बंदे को डिफरेंट वेजेस देते हैं, चोरी करते हैं, वो किस तरीके से कम हो गया। डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ वेजेस इन नेशनल आउटपुट, तो कोई लिंक ऐसा बैठता नहीं। अ डिक्लाइन इन ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग पावर, इससे बेटा इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम वेज, हर बंदे को बराबर वेज मिल रही होगी, इनइक्वालिटी हमारे पास खत्म हो जाएगी। द ट्रेंड टुवर्ड्स लेटर रिटायरमेंट, भाई तो आप बाबे हो, आप काम कर रहे हो 80 साल की उम्र तक, आपको महीने के 20,000 रुपए ही मिल रहे हैं। एक जवान बच्चा 25 साल का जो पढ़ा लिखा है वो महीने के लाख रुपए ले रहा है, तो इनइक्वालिटी तो नहीं खत्म हुई ना इस चीज से, मिनिमम वेज से इनइक्वालिटी कम हो जाती है। हाउ इज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कैलकुलेटेड, एमआरपी 50 बार आप लोगों को बताया हुआ है, ये रहा सीधा सीधा सा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू। A firm currently employs 30 workers at a daily wage of 50. The marginal cost of employing one extra worker is 112 per day. By how much will the firm have to increase daily wages in order to increase its labor force from 30 to 31? आए जरा, हमारे पास 30 वर्कर हैं, ठीक है, और 30 वर्कर की डेली वेज जो है 50 ईच है, तो यानी कि टोटल हमारे पास कितनी आ गई है भाई, हमारे पास $1500 जो है वो डेली की वेजेस आ गई है। सही है, 1500 जो है वो डेली की वेजेस आ गई है हमारे पास। अब मैंने जब 31 वर्कर किए, 31 वर्कर जब मैंने कर दिए, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट प्लस पुरानी 1500 प्लस 112, ये हमारे पास कुछ आ जाएगी 1, कितनी आ गई, 1612। सही है, 1612 हमारे पास आ गई है, और नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास आ गए 31। आप इसको डिवाइड कर लें, मैं इसे जरा कैलकुलेटर यूज करके देख लेता हूँ। 1612 डिवाइड बाय 31, 1612 डिवाइड बाय 31 कितनी आ रही है, 1612 डिवाइड बाय 31 हमारे पास आ गई है 52, और पहले हमारे पास कितनी थी 50, तो कितने से हमारे पास बढ़ी होगी, पर जो हमारे पास लेबर कॉस्ट है 2 रुपए से बढ़ी होगी। ठीक है, in the diagram HN is an initial supply curve of labor faced by a firm, and RM is the initial and marginal cost of labor curve. What will be the firm's new labor supply curve if the worker joins trade union and achieve a union negotiated wage on OW? अच्छा भाई, OW की जो है वो उसने वेजेस पकड़ ली है, और वो पूछ रहा है कि यार हमारे पास ऐसा क्या होगा कि कर्व पे हमारे क्या शेप आएगा हमारे पास। अच्छा देखो, हमारे पास ये जो है HN, ये सप्लाई कर्व ऑफ लेबर है, यानी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। याद करो, सप्लाई और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होती है। ठीक है, अब बात सुनिएगा, RM उसने बोला मार्जिनल कॉस्ट है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि यार मार्जिनल कॉस्ट का तो कॉन्सेप्ट ही एक तरीके से खत्म हो गया ना, क्योंकि मैं तो लेबर ट्रेड यूनियन वाली वेज दे रहा हूँ, जो ट्रेड यूनियन ने बात डिसाइड की थी मैं तो वो वाली वेज दे रहा हूँ, निगोशिएटेड वेज, और वो तो OW मुझे मिलेगा ही मिलेगा भले कुछ भी हो जाए, वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा भले कुछ भी हो जाए। तो मेरा जो कर्व है शुरुआत में क्या चल रहा होगा, ऐसे WK। अब आहिस्ते आहिस्ते जब मैं क्वांटिटी ऑफ वर्कर बढ़ानी शुरू करूंगा, जैसे ही मैं अपने एवरेज कॉस्ट पे आ जाऊंगा, यहाँ पे सप्लाई ऑफ वर्कर पे आ जाऊंगा, तो सप्लाई मेरी बढ़ना शुरू होगी, मेरी एवरेज कॉस्ट भी तो बढ़ना शुरू होगी, तो वो फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, वो ऐसे ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या बन जाएंगे, WK और N। ठीक है, ये तो मार्जिनल है ना, इसको तो आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपको ये तो लेना ही, अब आपको यही मिल रहा है। मार्जिनल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं इस बंदे को 10 दे दूं, इसको 20 दे दूं, इसको 30 दे दूं। क्या हो गया, मैं कह रहा था कि इसको मैं 10 दे दूं, इसको 20 दे दूं, इसको 30 दे दूं, ये तो चीज ही खत्म हो गई ना। अब मुझे हर बंदे को ये देना पड़ेगा, तो मेरा मार्जिनल जो है ना वो ऐसा हो जाए, अब वो ऐसा ही रहेगा, फिर एवरेज मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मेरे कॉस्ट का आंसर ये WKN बन जाए। Output per worker in an industry increases more slowly than the industry's total output. What could explain this? बोलता है कि आउटपुट पर वर्कर जो है ना आपका, वो कम इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, हाँ वो कम इंक्रीज हो रहा है, जबकि टोटल आउटपुट जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। बोलते हैं किस तरीके से हो सकता है हमारे पास, ये इस तरीके से होगा, पहला ऑप्शन पढ़े, अ डिक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। बेटा लेबर प्रोडक्टिविटी जब कम होती है ना, तो उससे हमारे पास टोटल आउटपुट बढ़ता है। अब डिक्रीज होगी तो ये भी तो कम होगा ना, तो इंटरनेट, मैं कह रहा हूँ अगर लेबर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ये भी तो कम होगा, तो ये नहीं हो सकता। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट,
बेटा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि पर बंदा जो एवरेज में बनाता हूँ, पर बंदा जो एवरेज बना रहा है, एवरेज कम हो जाएगी लेकिन ओवरऑल आउटपुट बढ़ेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखें, मेरे पास 10 वर्कर हैं, मेरे पास 10 वर्कर हैं, हाजी साहब चल जाओ, आए। मैंने कहा मेरे पास 10 वर्कर हैं, ठीक है, 10 वर्कर हैं और हर बंदा जो है वो कितना यूनिट बनाता है, वो 100 यूनिट टोटल बना रहे हैं। तो मेरे पास पर जो यूनिट पर बंदा है वो पर वर्कर कितना आ गया, पर वर्कर मेरे पास आ गया है 10 यूनिट पर वर्कर, ऐसा ही है। अब हुआ क्या कि मैंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के कर दिया 200, जबकि जो बंदा है ना, बंदे बंदे मेरे पास कितने हो गए हैं, फॉर एग्जांपल कुछ 25 के करीब समझ लो, बंदे मेरे पास हो गए 25, ठीक है। तो मेरे पास ओवरऑल टोटल आउटपुट तो बड़ा है, लेकिन एवरेज क्या हो गई होगी पर बंदे की, पर बंदे की एवरेज क्या हो गई होगी, 50, 100, 8। पहले मेरे पास एवरेज कितनी थी, 10, जब 10 बंदे थे और 100 यूनिट बनाते थे। अब 200 यूनिट बन रहे हैं लेकिन बंदे 25 हैं, तो मेरे पास लेबर प्रोडक्टिविटी भी क्या हो गई होगी, मेरे पास लेबर प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई होगी पहले के मुकाबले में। अब वो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो रही है कि यार ओवरऑल आपका आउटपुट बढ़ रहा है इंडस्ट्री का, लेकिन जो पर बंदे का आउटपुट है ना वो नहीं बढ़ पा रहा, जिसका आंसर हमारे पास ये, ठीक है। अच्छा जी, on a diagram showing a production possibility curve of what definitely represents long run economic growth, AS वाली बातें हैं सारी। जब आपका राइटवर्ड शिफ्ट करता है बेटा, जब राइटवर्ड आउटवर्ड शिफ्ट करेगा तो आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी ना। 20, when is economic growth most likely to promote economic development? When it achieves maximum rates of extraction of raw material, when it concentrates on increasing production, when it discovers new resources in remote national environment, when it provides the funds to finance cleaner production processes। बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपने करनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होती है, जब आपके पास वेलफेयर लॉस कम हो जाता है, जब आपके पास इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो करना शुरू करती है। अब देखो, जब मैं रॉ मटेरियल ज्यादा के ज्यादा निकाल लूंगा, सही है, ऑप्शन ए की बात करूँ, जब मैं सारे के सारे रॉ मटेरियल निकाल लूंगा, जब मैं प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा और जब मैं नए रिसोर्सेज ढूंढने की करूंगा, इन सब से मेरे पास बेटा पोल्यूशन भी होगा, पहली बात। आगे आने वाली नस्लों के लिए रिसोर्सेज भी कम होगी और मेरे पास और भी खतरे जो हैं जो मुल्क में चल रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं इस तरह से काम करूंगा तो आगे आने वाली नस्लों के लिए कोई परेशानी मेरे पास नहीं होगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही HDI वाली चीज जो आप लोगों ने पढ़ी। Which item in the table are classified as foreign aid, foreign भीख किन किन चीजों के अंदर आती है भाई हमारे पास? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो बेटा वो तो मुल्क को इन्वेस्ट होती है, वो रिटर्न के लिए होती है, ठीक है ना। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भीख नहीं होती, तो आंसर ए या बी में से कोई एक है, सी और डी में से नहीं, क्योंकि उसमें यस लिखा। अच्छा भाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टमेंट असिस्टेंस और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज। अच्छा, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि यार जैसे गवर पाकिस्तान जब IMF से लोन लेता है, भीख मांगता है, तो वो ऐसे नहीं बस आपको मुंह उठा के दे देते, वो आपसे साइन करवाते हैं, दस्तखत देते हैं कि यार आपने स्कूल पे लगाने हैं, आपने रोड बनानी है, या आपने माइनिंग करनी है, क्या करनी है। तो वो हमें पूरी चीजें लिख के देगा कि यार आपने ना ये तरीके से काम करना और ये काम करना है। ऐसे ही तो हम लोग नहीं बोलते ना IMF जो चौड़ा होकर घूम रहा है या हमें हमसे बदतमीजी कर रही है, वो जाहिर है उसने पैसा दिया भाई, उसका हक बनता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये नहीं होती। ऑफिशियल हमें असिस्टेंस मिल रही होती है इदारों की तरफ से। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन्फ्लोस, बेटा ये भी नो के अंदर, नो की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है, ठीक है, आंसर इसका भी होता है। Country X's living standards were compared with country Y's living standard using real GNP per head converted into US dollars. Country X was ranked above country Y. Which factor might have caused this ranking to be incorrect? बेटा बोलता है X और Y की रियल GNP को हम लोगों ने कंपेयर किया है और कंट्री X was ranked above country Y, यानी कि कंट्री X बेहतर थी, कंट्री Y जो है वो हमारे पास बुरी। हाँ सर, आप बोलता है कि which factor might have caused this ranking to be incorrect? Actual market exchange rate were used rather than purchasing power parity. Government spending on transfer payment was higher in country Y than in country X. Inflation was higher in country X than country Y. The distribution of income was more unequal in country X than country Y. देखिए मेरी बात सुनो,
हम लोग मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से ही देख रहे होते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या चल रही है, हमारे मुल्क की वैल्यू क्या चल रही है, हमारे एक्सचेंज रेट की क्या वैल्यू है। ठीक है, बी को अभी छोड़ दो, बी का मैं पॉइंट बताता हूँ आपको, आंसर बी है इसका। सुने, इन्फ्लेशन वाज हायर इन कंट्री एक्स देन इन कंट्री वाई। बेटा भले इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ हमारे पास, कंट्री एक्स में ज्यादा हो, कंट्री वाई में हमारे पास कम हो। अच्छा, हमारे पास जो है वो 22 है ना, हाँ सॉरी, नहीं नहीं, इसका आंसर ये है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला बोलता है इन्फ्लेशन वाज हायर इन कंट्री एक्स एंड इन कंट्री वाई। देखिए, जब इन्फ्लेशन भले आगे से आगे पीछे हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो पूरे हम लोग अमीर गरीब को मिलाकर देख रहे होते हैं ना। सेम बात यहाँ पे हो रही है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारे पास चली, तो हम लोग तो सारी बातें मिला के देख रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ट्रांसफर पेमेंट वाज हायर इन कंट्री वाई देन इन कंट्री एक्स। बेटा पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो ट्रांसफर पेमेंट के ऊपर होती है, ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, ईडी। गवर्नमेंट ने, इदारों ने ईदी दे दी, आपके अब्बू ने आपको ईदी दी, आपके दादा ने आपको ईदी दी, क्या तुमको बदले में कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। तो ट्रांसफर पेमेंट ये पेमेंट होती है, इसके बदले में आप कुछ मांग नहीं रहे होते, वो ईदी होती है। तो ईदी से मुल्क थोड़ी ग्रो करता है। बचा क्या? देखिए, आप लोगों को परचेसिंग पावर पैरिटी रखना पड़ता है। परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग रेट्स को कंपेयर करते हैं। रेट्स को इस सेंस में कंपेयर करते हैं कि यार, हम लोग नहीं बोलते कि यार जैसे कि पाकिस्तान ने इतने बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की, जबकि हमारी किस में हो रही होती है, रुपीस में, और हम लोग बात करते हैं डॉलर्स के अंदर। ये होती है परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो सुपर पावर है, या फिर जो हमारे पास ग्लोबल करेंसी है, उसके रेट के हिसाब से हमारे पास कितने में ट्रेडिंग हो रही है, कितने में हमारे पास स्पेंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, उसके रियल टर्म्स में क्या हमारे पास इफेक्ट आ रहा है। उसने बोला कि आप लोग ये यूज करने के बजाय क्या यूज कर रहे हो, एक्सचेंज रेट मार्केट, जो कि फ्लक्चुएटिव होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो खराब आ सकता है। ठीक है, 23, इन 2007 टर्की had a population of 73 million. Its labor force was 36 million, of which 12 million were trained। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, जरा एक कॉल आ रही है, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। इन 2007 टर्की had a population of 73 million. Its labor force was 36 million, of which 12 million were trained for the primary sector, 24 million were trained for the secondary sector and tertiary sector. The unemployment rate was 10%. What was the number of people unemployed? आइएगा जरा बेटा, 73 मिलियन हमारे पास थे, जिसके अंदर हमारे पास लेबर फोर्स कितनी थी, 36 मिलियन। आपको लेबर फोर्स ने लिख के दी भी है ना पूरी। अब ये तो है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है कि यार उसमें से 12 मिलियन इतने में थे, 24 मिलियन इतने में से, 10 मिलियन ये कर रहे, 10 मिलियन वो कर रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लेबर फोर्स देखनी है कितनी। लेबर फोर्स 36 मिलियन है, 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 36 का आप सीधा सीधा 10% निकालोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, an economy's manufacturing share of real GDP fell from 30% in 1970 to 12% in 2016। What type of unemployment would result from this? अच्छा भाई, रियल जीडीपी हमारा गिरा है 30% से 12% के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। आपको बताया था कि हमारा आउटपुट गिरता है जब हमारा स्टेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, तो वो हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारे पास वो चीज आती है जब हमारे पास पूरे का पूरा जीडीपी, हमारी इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीजें चाहिए। इन एन इकोनॉमी where autonomous investment increases by 100, equilibrium national income increases by 300, which conclusion can be drawn from here? अच्छा जी, देख लेते हैं इसको। When autonomous investment increases by 100, equilibrium national income increases by 300। अच्छा भाई, marginal propensity to consume greater effect is 3, marginal propensity to import is 2/3, marginal propensity to save plus marginal tax rate is 1/3, or marginal propensity to consume is 2/3। अच्छा जी, चले इसके ऊपर वापस आते हैं।
अभी आगे वाले देखा तो टाइम वैसे ही 26 25 पे अपने पास निशान लगाने वो मैं आप लोगों को बताता हूँ आपसे एंड में। The diagram outlines the monetary transaction mechanism following an expansionary central bank intervention, quantitative easing. Key action have been omitted from the process. 26 का हमारे पास आंसर है बेटा क्वांटिटेटिव ईजिंग करनी है, ईजिंग करनी है यानी कि मनी सप्लाई बढ़ानी है। मनी सप्लाई में गवर्नमेंट बॉन्ड क्या करता है, बाय करता है, आंसर सही है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो हमारे पास बढ़ जाते हैं, सॉरी क्या चल रहा है ये हमारे पास है मैकेनिज्म फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन क्वालिटेटिव ईजिंग ना, हाँ सॉरी, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं ना जब मनी सप्लाई हमारे पास बढ़ेगी, हम लोग बाय करते हैं ना, बाय करेंगे मनी सप्लाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट हमारे पास गिरेगा, इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये आंसर है इसका। इन केन्सियन मॉनेटरी थ्योरी when will an increase in supply of money not cause a fall in interest rate? आप लोगों को ये चीज मैंने पढ़ाई भी है, याद करो। हमारे पास जब लिक्विडिटी ट्रैप आता है, लिक्विडिटी ट्रैप हमारे पास कैसा होता है, ऐसा स्ट्रेट हो जाता है बिल्कुल। तो जब हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हो जाती है ना, मनी सप्लाई बढ़ने से या कम होने से इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। The diagram shows an economy in equilibrium at x point x. What would be most likely to cause the economy to move from point x to point y? हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, डिसइक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं, जरा देखिएगा। अच्छा डिसइक्विलिब्रियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे क्या ऑप्शन ऐसे हमारे पास है ना। What would be most likely to cause economy to move from point x to point y? यहाँ पे आना है। An increase in government spending on transfer payment, बेटा उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो वो तो आगे की तरफ चले जाएगा, हमें तो यहाँ आना है। An increase in income tax, उससे डिमांड कम हो जाएगी। An increase in average wage rate, उससे सप्लाई कम हो जाएगी। An increase in labor productivity, उससे सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, सप्लाई हमारी बढ़ेगी तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। 29 पे आइएगा। The table identifies pairs of possible government aims, in which case is achievement of aim 1 likely to be consistent with the achievement of aim number 2. बोलता है कि भाई हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऑब्जेक्टिव्स के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ना हो। हायर फॉरेन एक्सचेंज रेट, बेटा एक्सचेंज रेट जब ज्यादा होगा हमारे पास तो उससे हमारे पास एक्सपोर्ट्स गिरेंगी, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम होती है और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है, ये नहीं होगा, बी को छोड़ दो। मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जब हमारे पास इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी तो लोग सेविंग क्यों करेंगे भाई, लोग तो स्पेंडिंग करेंगे ना, पैसा आता है लोगों के पास, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़ता है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, जब रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लोग पागलों की तरह एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो वो आसपास इकोनॉमी को, सस्टेनेबिलिटी को नहीं देखते और ये लोग बोलते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गलत बात। लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल कम है जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स अपने पास कम होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी इंपोर्ट कम होंगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी तो सरप्लस होना शुरू होगा ना यार, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी तो सरप्लस होगा ना। ठीक है। What is most likely to result from the discovery of oil reserves in a developing economy? Developing economy के अंदर आपके पास oil reserves मिले, more equal distribution of income and wealth, an increase in competitiveness of commercial agriculture, an increase in exchange rate, a reduction in the volume of import and export। बेटा जब आपके पास नए reserves मिले हैं oil के तो आपके पास investment आना शुरू होगी, आप oil को export करोगे, आप import कराना छोड़ दोगे oil को तो आपका exchange rate improve होगा ना उस चीज से। ठीक है, सी आंसर है इसका, क्लियर है।